नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL टीयर 1 के 20 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट यानी 20 अक्टूबर तक के सारे शिफ्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। इसमें करेंगे हम सारे 25 क्वेश्चन, क्योंकि DI कुछ एक शिफ्ट्स की मैंने छोड़ दी थी और मैंने कई लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मेंस से पहले DI करवा दी जाए, तो कल DI की वीडियो शायद आपको शाम तक मिल जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपके मेन से पहले एक बार रिवीजन हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन्हीं शिफ्ट का प्रोवाइड करूं जिनका मैंने DI करवाया नहीं है, ठीक है। तो DI कंपाइल करके मुझे लग रहा है कि आधी शिफ्ट्स का नहीं करवाया, आधी शिफ्ट का करवा दिया, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने से अच्छा है कि आपको समय से मिल जाए, छोटी रहे कोई दिक्कत नहीं, सारे टाइप के DI कवर कर दिए जाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और जितने लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जा रही है, आप जाके जुड़ के PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिमांड होगी वहाँ पे मैं देख लूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे DM भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रश्न में क्या कहा गया एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 60 ईयर्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर एजेज इज 13:7। व्हाट इज सन्स एज? कहा गया कि उनकी एवरेज एज जो है वो 60 वर्ष है, ठीक है। कहा गया उनकी एजेस का जो रेशियो है यानी उनकी आयु का अनुपात है वो 13:7 है, तो उसके बेटे की आयु क्या होगी? अगर एवरेज 60 है तो हम कह सकते हैं सम कितना हो जाएगा, 60 × 2 यानी कि 120। और इसमें उसका और उसके बेटे की आयु का अनुपात 13:7 है, तो हम कह सकते हैं बेटा है 7 हिस्सा आउट ऑफ 13 7 20 हिस्सा किसका, 120 का। तो 20 छक्के 120, 6 7 42 यानी बेटे की आयु 42 वर्ष। कहा गया स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहा गया एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड दिया गया है और इधर ईयर दिया गया है, किस साल में कितना डायमंड का एक्सपोर्ट हो रहा है। कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ईयर्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड वाज क्लोजेस्ट टू 12 करोड़। यानी कि किन 2 सालों में जो एक्सपोर्ट था उसका एवरेज 12 के सबसे क्लोज था। तो आपको मतलब आप ऑप्शन में जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप ऑप्शन देखें तो 2013-14 अगर आप देखें, 13-14 का यहाँ पे 11.5 है, 12.4, यानी कि हम 0.4 इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा 11.9 और 12। अब आप अगर इसका एवरेज निकालेंगे 11.9 और 12 का तो सबसे क्लोज आएगा 12 के, क्योंकि 11.9 समथिंग 95 करके आएगा, तो आपका सबसे क्लोज यही हो जाएगा 12 के, ठीक है। कहा गया 2 सर्कल्स विद सेंटर P एंड Q ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट A। ये एक सर्किल हो गया, ये दूसरा सर्किल हो गया। ये कहाँ पे टच करते हैं, A पे टच करते हैं। कहा कि BC इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, BC डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये B है, ये C है, ठीक है। आपको BC की लंबाई बतानी है। आपको इसकी रेडियाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और इसकी रेडियाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। बस काम खत्म। अब देखिएगा आपको क्या दिया गया है कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे इनके डिस्टेंस, मतलब इनके अगर हम सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा, R1 + R2, क्योंकि देखिए इतनी त्रिज्या पहले वाले की है, बाद वाली दूसरे की, यानी D बराबर हो गया 10, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर देखें तो अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी DCT की लंबाई क्या होती है, तो DCT की लंबाई होती है अंडर रूट में D का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि सीधी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी यहाँ पे D क्या हो गया, सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस R1 - R2 यानी 7 - 3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 100 में से 16 घटेगा कितना आएगा, 100 में से 16 घटेगा आपको कितना आएगा 84। 84 को आप लिख सकते हैं 4 × 21, 4 का वर्गमूल निकल आएगा 2, 21 वैसे रह जाएगा, यानी 2√21 सेंटीमीटर इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हो गई। कहा गया इफ द विड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:8। कहा गया जो चौड़ाई है और पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ L + B ये दिया गया है 1:8, यानी हम कह सकते हैं B/L + B = 1/4, या हम कह सकते हैं 4B = L + B, या हम कह सकते हैं L = 3B। अब आपसे कहा गया और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 363। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3B इंटू चौड़ाई कितनी है B, ये बराबर दिया गया 363। 3B² = 363 यानी B बराबर कितना हो जाएगा 11।
आपसे कहा गया चौड़ाई निकालिए, आपका बी 11 सेंटीमीटर आ गया। कहा गया a+3b डिवाइडेड बाई 2a+4b, मतलब इसका अनुपात 3:5 है। a-b a+b का रेशियो निकालिए। आप देखिएगा ये दिया गया a+3b अपॉन 2a+4b इज इक्वल टू 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू a+3b यानी कि 5a+15b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2a यानी कि 6a+12b, 6 से -5 पे a इज इक्वल टू 3b आ गया। a इज इक्वल टू 3b कहने का मतलब अगर b को 1 लेते हैं तो a को 3 लेना पड़ेगा। 3 - 1 बटे 3 + 1 यही निकालना था, तो हो गया 2/4 यानी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा। आपको सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले 3 5 15 घटा 3 हो गया 72, 3 75 हो गया, 75 83 में से घटेगा 8, 8 से 800 में डिवाइड करेंगे 100, 100 - 77 23 आपका आंसर हो गया। कहा गया ये पर्सन बॉट 60 बुक्स फॉर आर 60 ईच, एक किताब 60 रुपए की। ही सोल्ड 50 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 4%। At what % profit should he sell the remaining books so that he gains 5% in the entire transaction? देखिएगा कहा गया कि 60 किताबें खरीदता है, 60 किताबें खरीदता है 60 रुपए के हिसाब से। कहा गया कुछ को 4% लॉस पे बेच देता है, लॉस बोले तो डी पेरो, और कुछ को x% प्रॉफिट पे बेच देता है, क्योंकि प्रॉफिट पे नहीं बेचेगा तो उसे 5% फ़ायदा कैसे होगा, तो ओवरऑल उसे 5% का फ़ायदा होता है। अब आपसे पूछा गया कि बाकियों को कितने % प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। आप बोलते हैं 4% लॉस पे कितने किताबों को बेचता है 50, और बची कितनी है 10, तो 10 ही किताबों को लाभ पे बेचेगा यानी कि ये 1, तो इनका अनुपात दिया गया 5:1। अब आपको पता है 4% लॉस और 5% प्रॉफिट का अगर अंतर निकालेंगे तो 9% आ जाएगा, और ऐसे 5% मतलब x% लाभ और 5% लाभ का अंतर निकालेंगे तो ये x - 5 हो जाएगा, और x - 5 और 9 का रेशियो 5:1 का है, यानी हम कह सकते हैं कि x - 5 इज इक्वल टू 5 × 9 45, यानी x इज इक्वल टू आ गया 50। और यही आपसे निकालने को कहा गया था कि कितने % प्रॉफिट पे बेचे, ताकि आपका रिजल्ट देखो x में से 5 घटेगा x - 5, और 4% लॉस है, इसमें से अगर 5% हम घटाएंगे तो 9%, क्योंकि देखिए अगर 4% लॉस इधर हो रहा है 5% प्रॉफिट इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी -4% -5% -9%, और ऐसे x% प्रॉफिट 5% प्रॉफिट घटाएंगे x - 5 आ जाएगा। समझ आ गया, तो यही वैल्यू निकाली थी। और ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता है 50 वस्तुओं पे 4% का नुकसान हुआ है, यानी अगर हम बात करें कि एक वस्तु पे कितने का नुकसान 4% का, 60 के 4% का एक वस्तु पे नुकसान, यानी 50 पे कितने 200% का, यानी 120 रुपये का उसका ऑलरेडी चूना लग चुका है। ठीक है, और उसे चाहिए 5% गेन। 5% गेन बोले तो 5% गेन यानी 3600 की किताबें हैं, 5% और चाहिए यानी 3780 में बेचना है, यानी उसे 180 रुपये का फायदा चाहिए। ठीक है, 180 रुपये उसे कमाना है, 120 रुपये का चूना लग चुका है, 180 रुपये उसे बढ़त बनानी है, तो टोटल 300 का अंतर आना चाहिए। कितने किताबों पे, कितने किताबों पे आपने 50 तो ऑलरेडी रद्दी में बेच दी, मतलब 4% लॉस पे बेच दी। 300 रुपये फ़ायदा जो हमें कमाना है वो 10 किताबों पे कमाना है, क्योंकि 60 किताबें थी, 50 हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, 10 किताबें बची। 10 किताबों पे अगर 300 कमाना है तो एक पे 30 कमाएंगे, और 60 की किताब पे अगर 30 कमा रहे हैं इट मीन्स 50% प्रॉफिट कमा रहे हैं। बात खत्म। ये प्रश्न देख लो, ईजी सा प्रश्न है। कहा गया 4x² + y² इज इक्वल टू 40, xy इज इक्वल टू 6, xy दोनों 0 से बड़े हैं, 2x + y की वैल्यू आपको देखते ही दिख गया होगा कि x बराबर रख लो 3, y बराबर 2। हालांकि मैं वैल्यू पुटिंग से नहीं करवाता, लेकिन यहाँ पे करवाए दे रहा हूँ। अब x बराबर 3, y बराबर 2, कई सारे क्वेश्चन में मैंने वैल्यू पुटिंग बताया भी है कि कर लो, अदरवाइज मैं ज़्यादा बताता नहीं। अब 2x + 3y बताना है, तो 2 3 = 6 और +2 8 आपका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे अगर मुझे ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है 2x + y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2x + y का होल स्क्वायर, जिसको खोलेंगे तो आएगा 4x² + y² + 4xy। आपके पास ये वैल्यू है, आपके पास ये वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 टाइम्स ऑफ x² + y² 40 प्लस 4 टाइम्स ऑफ x y यानी 24 अंडर रूट में 64, आंसर 8 हो गया, क्योंकि x y दोनों 0 से बड़े हैं तो -8 ना होकर 8 होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब प्लस 64 जेड क्यूब इज इक्वल टू 36 एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के बीच रिलेशनशिप। तो क्या ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इसी को हम लिख लेते हैं हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस सी का होल स्क्वायर का सम। या इसको एक फार्मूला और हम बनाते हैं ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है, हम कहते हैं सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होता है 3abc व्हेन जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। यहाँ पे हमें दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab। कैसे? एक्स क्यूब को एक्स क्यूब लिख सकते हैं, वो तो लिखा ही है। 27 वाई क्यूब को 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये भी लिखा ही है। और 64 जेड क्यूब को 4z का होल क्यूब लिख सकते हैं। आपका लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 3y इंटू 4z। यही तो लिखा हुआ है। अरे 3 3 9 चौको 36 यही लिखा हुआ। और आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। यही रिलेशन आपका हो गया। कहा गया एट सिंपल इंटरेस्ट गौरव बोरोज 1500 फ्रॉम संदीप एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड गौरव पे टू संदीप आफ्टर 1 ईयर टू क्लियर द डेब्ट। 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या लेता है? लोन लेता है। 1500 का 14% कितना हो जाएगा? आप गुणा कर दो, 15 गुणे 14, 15 चौको 60, एक 15 कम 15 6 21, यानी 210 रुपये और देना पड़ेगा। 1500 लोन लिए थे, 210 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। टोटल कितना पे कर देगा? 1710। तो इसमें कुछ था ही नहीं। स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, आपसे कहा गया टाइम कितना लगना है, 500 मीटर यानी हाफ किलोमीटर। स्पीड क्या दी गई है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 से दौड़ेगा तो 1/60 घंटे लगेंगे। 1/60 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई यानी 1 मिनट आ जाएगा। कहा गया एक सिंगल डिस्काउंट जो 5%, 10%, 15% एंड 20% के रिजल्टेंट डिस्काउंट के बराबर है। आप कहेंगे बहुत ईजी है, आपको पता होगा x% y% का रिजल्टेंट डिस्काउंट होता है x% प्लस y% माइनस XY बाई 100। तो यहाँ पे 5 10 पुट करो तो ये 15 माइनस 0.5 यानी इन दोनों का हो गया 14.5। अब 14.5 और 15 का निकाल लो। 14.5 प्लस 15 माइनस 15 गुणे 14.5 यानी 15, ये 210 और 217.5 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.175 हो जाएगा। यानी 15 14 29.5 माइनस 2.175 यानी हो जाएगा 27.325। अब 27.325 और 20 का निकाल लो तो 27 प्लस 20 माइनस 27 गुणे 20 यानी कि 5 5 25 और ये 5 चौको 20 5 यानी 4 6 2 5, ये घटा देंगे तो 27 20 47 यानी 47.325 माइनस ये आपका हो गया 5.465। घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। ये कितना बचेगा? ये बचेगा 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 5 घटेगा 1, 41.86% आ जाएगा। समझ आया ना क्या किया मैंने 5 और 10% का रिजल्टेंट लिया, वो 14.5 है। अब 14.5 और 15 का रिजल्टेंट 14.5 प्लस 15 माइनस 14.5 गुणे 15/100। आपको पता है 15 गुणे 14 अभी हमने किया था 210 किसी क्वेश्चन में। 210 और 0.5 और है यानी कि आधा और, यानी 15 का आधा और जोड़ दो, 15 का आधा 7.5 और जोड़ दोगे तो 217.5 यानी 21.75 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करोगे तो 2.175, तो इतने का रिजल्टेंट आ गया 27.325। अब इसमें 20 का और रिजल्टेंट निकालना है तो आप कहेंगे 27.325 प्लस 20 माइनस 27.325 गुणे 20/100। 20 से कट जाएगा 100, 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा इसमें। हमने वही कर लिया, सॉल्व करा 41.86 आ गया। या ऐसे भी कर सकते थे कि कोई वस्तु मान लो x की है, x पे 5% डिस्काउंट 17/20, ठीक है, और सॉरी 17/19/20, फिर 10% डिस्काउंट यानी 9/10, फिर 15% डिस्काउंट 17/20, फिर 20% डिस्काउंट 4/5। अब निकाल लेते कि ये कितना आया, इसका कितना परसेंट है, फिर 100 में से घटा देते। कहा गया द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड? आप जानते होंगे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम कहें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ड्रॉन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल। अब आपको दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR।
you have a triangle PQR as equilateral triangle. This one is your triangle PQ and R. L centroid है, L centroid. अगर L centroid है तो आपको पता होगा ये मीडियन होगी, ऐसा कुछ यहाँ कहीं पे L होगा, ये L मान लो है, ठीक है. आपको पता होगा कि ये जो मान लो PM है, L जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब L जिस रेखा पे लाई कर रहा है वो क्या होगी, मीडियन होगी, तभी L सेंट्रॉइड होगा. और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. अब चूंकि PQR इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी मीडियन PM की लंबाई हो जाएगी a√3/2, यानी साइड इंटू √3/2, यानी 18 इंटू √3/2. 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 9√3 हो गया. अब 9√3 को 2 + 1 3 हिस्से में बांटो, यानी 3√3 3√3 हो गया. तो PL पूछा गया, PL है 2 हिस्सा. अगर एक हिस्सा 3√3 है तो 2 हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 × 3√3 6√3. कहा गया एंटनी एंड विकास टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. विकास अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 days. हाउ मेनी डेज में एंटनी करेगा. मैंने आपको बताया AB अगर दिया है 25-20 का गुणनफल 500, डिवाइड करेंगे 25 - 20 5 से, आंसर 100 हो गया. टॉपिक वाइज एनालिसिस बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, तो डोंट वरी फॉर दैट. और टॉपिक वाइज एनालिसिस मतलब कि हम टॉपिक वाइज कंपाइल करेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ट्रीगो, अलजेब्रा, ऐसे टॉपिक वाइज सारे 36 शिफ्ट का मतलब 70 क्वेश्चन के आसपास होंगे. और किसी में हो सकता है एक ही क्वेश्चन जिस टॉपिक से आता होगा उसका 36-35 क्वेश्चन होंगे. तो सारा एक जब सीक्वेंस में हम पढ़ लेंगे तो उससे वहाँ पे हम बेसिक से भी करेंगे तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा. जो आपके मन में डाउट होगा ये कहाँ से होता है, वो कहाँ से होता है, या यहाँ पे आपको तेज लग रहा होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो वो देखना ना भूलें. बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे शिफ्ट वाइज एनालिसिस खत्म करने के बाद. कहा गया साइड ST ऑफ ट्राइंगल RST इज प्रोड्यूस्ड. एक ट्राइंगल है RST, दिस वन इज R, दिस वन इज S, दिस वन इज T. ST को कहा गया प्रोड्यूस किया गया P तक, ठीक है, ST को प्रोड्यूस कर दिया गया P तक. तो क्या RTP का जो RTP की जो वैल्यू है ये 115 डिग्री है. मैंने कहा ठीक है सर, 115 इज गिवन, देन वी कैन राइट 115 RTP के ऊपर. S बराबर है 2/3 टाइम्स ऑफ R. इट मीन्स अगर दिस वन इज 3 थीटा तो आपका RSP जो होगा, सॉरी एंगल S जो होगा वो 2/3 हो जाएगा, यानी 2 थीटा हो जाएगा. अब you know that RTP is exterior angle of triangle RST. Then we can say that the exterior angle is sum of two opposite interior angles. It means 115 is equal to हो जाएगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा. It means 5 थीटा is equal to 115 डिग्री. 5 थीटा अगर 115 हो गया, थीटा is equal to 23 डिग्री. और आपको फाइंड क्या करना था, एंगल R की वैल्यू यानी 3 थीटा, यानी कि हो जाएगा 3 × 23, इट मीन्स 69. कहा गया इफ द वैल्यू ऑफ sec b + tan b इज इक्वल टू R, sec b - tan b क्या होगा. आपको पता है sec b + tan b इंटू sec b - tan b क्या हो जाएगा 1, क्योंकि sec स्क्वायर b - tan स्क्वायर भी एक आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. यानी आपका अगर ये और ये का गुणनफल यानी इसका और इसका गुणनफल 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/sec a + tan b, यानी 1a/R. काम खत्म हो गया. कहा गया 2^25, 2^26, 2^27 इज डिविजिबल बाय. देखो ऐसी संख्या, ऐसा क्वेश्चन है 2^25 सबसे छोटी पावर जो है उसको कॉमन ले लो. हमने 2^25 को कॉमन ले लिया, ये आपका आया 1 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2^2 बचेगा. तो 2 पावर 2 4, 2 6 1 7, यानी कि 2^25 × 7 लिखा हुआ है. अब बताओ किससे कट रहा है, 6 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से तो कट रहा है, लेकिन इसमें एक 3 भी है तो 3 है ही नहीं इसमें. ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म. आपका एक ही संख्या है जिससे ये कटेगा. कहा गया इफ cot a इज इक्वल टू tan 2a - 45, a इज एन एक्यूट एंगल, देन tan a इज इक्वल टू, आपको दिया गया cot a इज इक्वल टू tan b, a + b 90 हो जाएगा. इट मीन्स a + 2a - 45 यानी 3a - 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि आपका 3a इज इक्वल टू हो गया 135 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री. अब अगर a इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, आपसे tan a पूछा गया, यानी tan 45 यानी 1 हो गया इसका आंसर. कहा गया स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. कहा गया रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बाय कंपनी. आपको एक कंपनी दी गई जिसके डिफरेंट ईयर्स में, यानी 2001, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8, इसमें फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन किस में दिया गया है,
1000 टन्स में दिया गया है, यानी कि जैसे 20,000 टन, 35,000 टन, 55,000 टन, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट ईयर्स में आपको प्रोडक्शन दिया गया, ठीक है। तो आपको रेशियो निकालना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी 2568 और 1 2 3 4 568 तो ये 5 में है, 5 मतलब 2005 में है 60, 2006 में है 45 एंड 2008 में है 75। इसका रेशियो किससे निकालना है, इसके सम का 2001 टू 2004, इट मीन्स इसका मतलब रेशियो लेना है। तो ये हो गया 20, 35, 55, 55, 110 और 40, 150, 60, 45, 75, 180 हो गया, 180 बट्टे 150, 30 से काट देंगे 6/5, यानी रेशियो हो गया 6:5। साइन स्क्वायर 38 माइनस कॉस स्क्वायर 52, इसकी वैल्यू पूछे। मैंने आपको बताया साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो a प्लस बी देखो 38, 52, 90 हो गया, यानी कि साइन 38 को हम लिख सकते हैं कॉस 52, यानी ये भी लिखा है कॉस स्क्वायर 52, ये भी लिखा है, बीच में माइनस लगा है, खत्म होके 0। कहा गया है द टेंजेंट एट अ पॉइंट ए ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट्स द डायमीटर पी क्यू ऑफ द सर्कल एट पॉइंट बी। इफ बी ए पी एक एंगल दिया गया था 125 डिग्री, तो आपसे पूछा गया ए क्यू पी की वैल्यू क्या होगी। क्या दिया गया है कि पी क्यू जो है वो डायमीटर है किसी सर्कल का, हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये पी क्यू है। एक्सटेंड क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया ये पी क्यू है आपका, ठीक है। अब क्या कहा गया कि ए इस मतलब जो सर्किल है इसके पॉइंट ए पे कोई टेंजेंट है जिसको अगर हम बढ़ाएं और डायमीटर को बढ़ाएं तो डायमीटर को वो पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये आपकी टेंजेंट है पॉइंट ए पे, इसको हम बढ़ाते हैं तो डायमीटर को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट यानी काटती है, ठीक है, कांटेक्ट करती है। अब कहा गया बी ए पी जो एंगल है आपका वो 125 डिग्री है। बी ए पी कौन सा है, यानी दिस एंगल, ये आपका 125 डिग्री है, 125 डिग्री। अंदर ना लिखें, बाहर लिख दें, ताकि ये देखें 125 डिग्री। आपसे पूछा गया ए क्यू पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ए क्यू पी, ये देखिए ए क्यू पी, ये वाली ए क्यू पी की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा आपको पता है ये स्पर्श रेखा है, अगर आपका ये वाला एंगल कौन सा, एक मिनट, ये 125 डिग्री है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी वृत्त की जीवा यानी ए पी जो है वो वृत्त की जीवा है और ए बी जो है वो स्पर्श रेखा है, ठीक है, और जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने किसी भी पॉइंट पे बनाया जाए, मतलब उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे किसी भी पॉइंट पे कोण बनाया जाए तो उसके बराबर होगा। यानी ये 55 अंश जो है वो इस जीवा द्वारा यहाँ पे बने कोण के बराबर होगा, यानी ये भी 55 हो गया, समझ रहे हो, यानी ये 55 हो गया। अब आपको पता है आपसे निकालने कौन सा कोण कहा गया था, ए क्यू पी, यही तो निकालना था आपको। देखो फिर से देखो आपको कौन कौन से कोण दिए गए थे, देखो पी ए बी 125, ये कितना हो गया 55। पी ए किसी वृत्त की जीवा है, ए बी उसी की स्पर्श रेखा है, और जीवा और स्पर्श रेखा यानी कोण और टेंजेंट पॉइंट मतलब टेंजेंट के बीच जो एंगल सबटेंड होता है वो 55 डिग्री, जो एंगल बनता है वो 55 डिग्री। तो इस कोण द्वारा यानी ए पी द्वारा वृत्त के परिधि पे किसी बिंदु पे कोण बनेगा, यानी यहाँ बनाए या कहीं भी बनाए तो ऑलवेज इक्वल होगा, यानी कि ये भी 55 ही होगा, यही निकालना था। कहा गया इफ ए प्लस 2b इज इक्वल टू 10, 2ab इज इक्वल टू 9, तो आपसे मॉड ऑफ a माइनस 2b, मॉड क्यों लगाया गया, ताकि निगेटिव आंसर ना आए, ठीक है। आपको पता है कि a माइनस 2b क्या होता है, अगर 2b को x माने तो a प्लस एक्स दिया गया, a माइनस एक्स पूछा गया, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस एक्स, ये होता है अंडर रूट में मॉड लगा दो ताकि मॉड निगेटिव ना आए, ठीक है। मॉड ऑफ a प्लस 2b का होल स्क्वायर यानी a प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b यानी कि 4 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b यानी 2ab हो जाएगा 9। अरे 4 इंटू a इंटू 2b यानी कि a इंटू 2b यानी 2ab की वैल्यू 9 है तो हमने 9 रख दिया, यानी ये हो गया अंडर रूट में 100 माइनस 36 यानी 64। अब 64 के रूट दो वैल्यू देते हैं, आपको पता है किसी भी नंबर का रूट अगर होता है तो दो वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ से जो -8 होगा वो भी मॉड के बाहर आके +8 हो जाएगा, यानी कि a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8, यानी a माइनस एक्स बोले तो a माइनस 2b की, क्योंकि x 2b को हमने x माना था।
कहा गया द चार्ट रिप्रेजेंट्स द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टेन आइटम ऑफ 5 कंपनीज यू बी एक्स वाई जेड। 5 कंपनीज है जिनका डिमांड और प्रोडक्शन आपको दिखाया गया है, और डिमांड ब्लू वाला है और जो ऑरेंज कलर वाला है वो प्रोडक्शन। आप पाई चार्ट को देखिएगा, पाई चार्ट नहीं सॉरी, इसको क्या कहते हैं, हिक्टोग्राम, हिक्टोग्राफ या हिक्टोग्राम मैं बोल रहा हूँ। कहा गया इफ P% ऑफ द डिमांड ऑफ द आइटम फॉर कंपनी यू इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड देन P इज इक्वल टू। कहा गया कि कंपनी यू के लिए, कंपनी यू कहाँ पे, यहाँ पे, इसकी डिमांड का, डिमांड कितना है 6000, 6000 का P% कितना हो जाएगा 60P। कहा गया ये बराबर है प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड, कंपनी जेड का प्रोडक्शन कितना है 4500। ये देखिए कंपनी जेड का प्रोडक्शन कितना 4500, यानी P बराबर कितना हो जाएगा 60 × 75, अरे 60 × 15 900 का 5 गुना यानी 15 का 5 गुना यानी 75, P की वैल्यू 75 हो गई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन विच ईयर एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड, वो जो एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था उसी का है। कहा गया इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन डायमंड एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर आपको ऑप्शन से यहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑप्शन में अगर जाएंगे, अदरवाइज आपको हर साल चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दिख रहा है 2009 में 7.2 2008 में था, 8.5 2009 में। इट मीन्स बढ़ा कितना 1.3, कितने पे 7.2 पे, यानी लगभग अगर 1.2 एज्यूम करें तो ये आपका हो जाएगा 6 टाइम्स। 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3, यानी हम 17% लगभग ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि यहीं होगी, आप बाकी सबका निकाल लीजिएगा। कहा गया रिचा इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ये सम ऑफ दिस रुपीज विच इज़ 19% ऑफ हर एनुअल इनकम, व्हाट इज हर मंथली इनकम। जो एनुअल इनकम है उसका 19% इतना है, यानी एनुअल इनकम कितना हो जाएगा 19% अगर इतना है तो 100% कितना हो जाएगा 559968 डिवाइडेड बाई 19 × 100, यानी कि 19 से काट देंगे, 19 दूना 38, ये 17 179, 19 9 171, एक मिनट 19 9 171, आपका बचा कितना 8 89 19 चौको 76, 13 136, 19 7 133, 19 दूना 38, ये डुअल जीरो हो गया, 29 472 डुअल जीरो। अब आपसे कहा गया मंथली इनकम, ये साल भर की इनकम आई यानी एनुअल इनकम आई। अब अगर इसको 12 से डिवाइड कर दें यानी A/12 निकालें तो 12 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 12 दूना 24, 5 54, 12 चौको 48, 6 67, 12 पंचे 60, 12 चक 72 डुअल जीरो। आपका आंसर आ गया 2,45,600 उसकी मंथली इनकम है। पता नहीं क्या करती है वो। तो भैया ये थे 20 अक्टूबर के सभी शिफ्ट के पेपर। 20 अक्टूबर तक सभी शिफ्ट, इधर इट इज़ मार्च चाहे अक्टूबर, सभी शिफ्ट के हमने सोल्यूशन कर लिया। अब 21 अक्टूबर का या 26 अक्टूबर का कोई शिफ्ट बचा हुआ, उसका भी जो भी शिफ्ट है, अगर आप 21 अक्टूबर या 26 अक्टूबर को आपका पेपर था तो आप हमें ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई उस पर सेंड कर सकते हैं आप पेपर, क्योंकि 1-2 शिफ्ट के मेरे पास पेपर नहीं है तो वो भेज दीजिएगा। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। पिछली वीडियो में मैंने नहीं बोला था लेकिन इस वीडियो में बोल रहा हूँ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर शेयर नहीं किया किसी भी ग्रुप में तो ये पाप लगेगा भाई, शेयर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है, रात भर वीडियो रिकॉर्ड हो रही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद। और टॉपिक वाइज एनालिसिस देखना ना भूलें जिसमें हम सोल्यूशन करेंगे, जैसे CGL CHSL CPO के लिए सबके लिए पहले कर चुके हैं।